हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दासु एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में शुरू करते हैं फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस, जिसका पार्ट 7 है। ऑलरेडी 6 पार्ट अपलोड कर चुके हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उन सभी वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, या फाइनेंशियल या बैंकिंग अवेयरनेस के प्लेलिस्ट में भी जाकर आप इन वीडियो को देख सकते हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगा बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे उन्हें लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। स्टूडेंट, आज आईबीपीएस ने आरआरबी स्केल 1 का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है। काफ़ी इर्रिस्पॉन्सिबल या इरेगुलर बिहेवियर आप कह सकते हैं आईबीपीएस का। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी आपने कल नोटिस दिया था कि पेपर कैंसिल किए जा रहे हैं। फ़िलहाल आपने डेट तो मेंशन 12 और 13 की नहीं की थी, बट जो ये 2-4 दिन का टाइम है ना, काफ़ी कम समय होता है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट बता रहे थे कि उन्होंने टिकट कैंसिल करा दिया है, रिजर्वेशन था उनका, फाइनल था, पक्का मतलब जाने के लिए था, उन्होंने कैंसिल करा दिया। कुछ लोग तो मतलब उस जगह पे थे तो वो वापस भी आ गए हैं कि चलो पेपर कैंसिल हो गया तो घर चलते हैं, कब तक टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी बातें काफ़ी थी। ये आईबीपीएस को नहीं करना था। अगर वो अपने इस एग्ज़ाम को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे तो ये नोटिस ही नहीं देना चाहिए था, और अगर नोटिस देना चाहिए था तो उसमें पूरी डिटेल देनी चाहिए थी कि आगे 1 या 2 दिन में एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। उसमें ये कंफर्म नहीं करते, टेंटेटिव कर देते, तो भी स्टूडेंट को एक मतलब उम्मीद होती ना, एक आशा की किरण होती कि चलो एग्ज़ाम होगा ही होगा। बट आपने बिल्कुल फाइनली लिखा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा है, तो ये कहीं नहीं कि आप 1 हफ्ते के अंदर ही पेपर करा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और कल आपने नोटिस दिया और आज आपका एडमिट कार्ड आपने रिलीज़ कर दिया। खैर, वो तो एक संस्था है, वो अपना काम तो अपने तरीके से करेगी, और हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है तो फॉर्म एग्ज़ाम भी देंगे हम लोग। तो अपने हिसाब से काफ़ी सुरक्षित होकर, काफ़ी ध्यान रखकर, जो उनका डिक्लेरेशन फॉर्म है वो सब पढ़ के आराम से आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा। और एग्ज़ाम अब कैंसिल नहीं होगा, अगर कोई बड़ा इशू नहीं बनता है तो। वैसे भी आप लोगों की प्रिपरेशन रही होगी, 2-4 दिन से काफ़ी फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये है कि जिन लोगों का रिजर्वेशन कैंसिल हुआ है, यानी कैंसिल करा दिया उन्होंने, या काफ़ी लोग जहाँ पे थे वहाँ से वापस आ गए हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को आईबीपीएस को ध्यान में रखना चाहिए था। काफ़ी कभी ऐसा होता नहीं था, बट पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, आई डोंट नो। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं आज का फाइनेंशियल अवेयरनेस। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। ये आपका स्केल 1 हो गया, ठीक है, स्केल 2 हो गया, स्केल 3 हो गया, ये ऑफिस असिस्टेंट, सब में फाइनेंशियल और बैंकिंग अवेयरनेस देखे जाते हैं। बट डिपेंड करता है एग्ज़ाम कौन सा है। जैसे स्केल 2 है तो उसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस ही ज़्यादा आते हैं, स्केल 3 है उसमें भी आते हैं। स्केल 1 में 50% आते हैं और ऑफिस असिस्टेंट में कम 10 to 20% आते हैं। तो इस तरीके से फाइनेंशियल अवेयरनेस सारे एग्जामों में अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द आरबीआई यानी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ साइंड अ करेंसी स्वैप ऑफ $400 million विथ विच कंट्री नेक्स्ट चेंज ऑन 26 जुलाई 2020। आरबीआई ने अभी किस देश के साथ, ठीक है, करेंसी स्वैप यानी मुद्रा की अदला बदली के लिए समझौता किया है, ठीक है। मतलब वो अपनी करेंसी उनसे देगा और उनकी करेंसी में पैसे लेगा। तो ये करीब $400 million का है टोटल अमाउंट। तो वो देश कौन सा है, ठीक है, कौन सी कंट्री है? नेपाल के साथ किया है, श्रीलंका के साथ किया है, भूटान से, बांग्लादेश से, या इन ऑप्शन में से किसी के साथ नहीं किया है? आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। और वो कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ इसने $400 million का करेंसी स्वैप यानी मुद्रा अदले बदली के लिए समझौता किया है। यहाँ पे आप 2 चीज़ें बताएं कि श्रीलंका के कैपिटल क्या है और वहाँ की करेंसी क्या है, ठीक है। चूँकि इंडियन करेंसी से ही एक्सचेंज किया जाएगा ना, तो वहाँ की करेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों आंसर कमेंट में लिखकर बताएं। हु वॉज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हु प्रिपेयर्ड द इकोनॉमिक रिव्यू 2019 एंड 20, यानी 2019 और 20 का जो आर्थिक समीक्षा हुई है ना, उसको तैयार किसने किया है? किसने तैयार किया है? वो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कौन हैं जिन्होंने आर्थिक समीक्षा 2019-20 तैयार किया है। तो वो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कौन है या किसने तैयार किया है। तो वो हैं कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। उन्होंने 2019 और 20 का आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक रिव्यू जो है प्रिपेयर किया है। बात करेंगे जियो की। जियो हैज़ लॉन्च दिस फीचर विच ऐप इंस्टेड ऑफ इट्स वॉलेट
ऐप जियो मनी। जियो ने यह सुविधा अपने वॉलेट ऐप जियो मनी की जगह कौन सा ऐप लॉन्च किया है? यानी जियो मनी किसका है? जियो का। और उसकी जगह उसने एक नया वॉलेट लॉन्च किया है। वो वॉलेट कौन सा है? वो वॉलेट है माई जियो। माई जियो, ठीक है, ये आंसर सही है। जियो मनी की जगह है, जियो मनी को रिप्लेस किया है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, जैसे जियो मनी को किसने रिप्लेस किया है, तो वो होगा माई जियो। माई जियो, और माई जियो है क्या? ये जियो का वॉलेट है, वॉलेट। इन जून 2020 द इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ advised all health general insurance companies to issue a health insurance policy of short duration under corona from जुलाई 10 जुलाई से, ठीक है। जून 2020 में भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण, जिसको IRDA बोलते हैं, IRDA, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो इंश्योरेंस होते हैं ना सारी कंपनी, उनकी ये रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, ने सभी हेल्थ जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को 10 जुलाई से, ठीक है, 10 जुलाई से कोरोना पर किस नाम से छोटी अवधि का, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करने की सलाह दी है। क्योंकि IRDA जो है, जितने भी हमारी इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में ना, उसकी रेगुलेटरी बॉडी IRDA है। IRDA का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये आप कमेंट में बताइएगा मुझे, और इसके अध्यक्ष कौन है, चेयरपर्सन कौन है, ये भी बताइएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अभी आप ये क्वेश्चन समझिए कि 10 जुलाई से अभी एक मतलब शॉर्ट टर्म के लिए हेल्थ इंश्योरेंस शुरू किया जाएगा कोरोना पर, यानी कोरोना से जो चल रहा है इस समय ना, कोरोना के लिए हेल्थ पॉलिसी समझ लीजिए। तो वो है कोरोना कवच और कोरोना रक्षक, ये दो हैं, ठीक है, यानी 2 और 3, यानी बोथ ऑप्शन सही है। एक है कोरोना कवच और दूसरा है कोरोना रक्षक। तो ये 2 नई पॉलिसी शुरू की जाएंगी। किसने कहा है? IRDA ने कहा है। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है आपसे, जैसे पूछ देगा कोरोना कवच और कोरोना रक्षक, अभी 2 नए हेल्थ जनरल इंश्योरेंस जो है शॉर्ट टर्म के लिए इशू किए गए हैं, ये किसकी सलाह पर दिए जा रहे हैं? भारत सरकार पे, IRDA पे, सेबी पे। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप दोनों तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर है कोरोना कवच और कोरोना रक्षक, ये दोनों आंसर सही है। स्टूडेंट, बात करेंगे एक पुस्तक की, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ठीक है। ये पुस्तक अभी हाल ही में लिखी गई है, और ये पुस्तक किस पे डिपेंड करती है? रिसेंटली बाय हुम हैज़ द बुक, जो बुक है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, रिटन ऑन रिस्टोरिंग इंडिया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी भारत की जो वित्तीय स्थिरता है ना, उसको बहाल करने पे बुक लिखी गई है। और ये बुक किसने लिखी है? क्या उर्जित पटेल ने लिखी है ये बुक, या MS स्वामीनाथन ने, या शक्तिकांत दास ने, या विरल वी आचार्य ने, या मनमोहन सिंह ने? किसके द्वारा ये बुक लिखी गई है? आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। तो ये पुस्तक लिखी गई है विरल वी आचार्य, ठीक है, विरल वी आचार्य के द्वारा। और ये क्या है? ये डिप्टी गवर्नर है। RBI में कितने गवर्नर होते हैं? 1, और डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं? 4। तो उनमें से एक डिप्टी गवर्नर ये हैं विरल वी आचार्य। इन्होंने लिखा है ये किताब क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, और इसमें उन्होंने बताया है कि भारत की वित्तीय स्थिरता कैसे बहाल की जाएगी। तो ये किताब उन्होंने उसमें उस बारे में लिखी है। विच इज़ द फर्स्ट टेलीकॉम ऑपरेटर इन द कंट्री टू प्रोवाइड UPI पेमेंट फैसिलिटी फ्रॉम इट्स प्लेटफॉर्म सिंस जनवरी 2020, यानी जनवरी 2020 से अपने प्लेटफॉर्म से UPI पेमेंट की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन सा है? क्या वो पेटीएम है, क्या वो एयरटेल पेमेंट बैंक है, क्या रिलायंस जियो है, या सभी हैं? कौन सा इसमें से आंसर सही होगा? और आपका आंसर कमेंट में ज़रूर आना चाहिए। तो वो है रिलायंस जियो, ठीक है। रिलायंस जियो देश का पहला टेलीकॉम ऑपरेटर है जो UPI पेमेंट की सुविधा देगा। UPI पेमेंट की, UPI का पूरा नाम क्या है ये भी आप बताएं, ठीक है। तो ये है आंसर, रिलायंस जियो देश का पहला है, फर्स्ट है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वैसे पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और पेटीएम की जो संस्थापक थे उनका क्या नाम है ये भी बताएं। और एयरटेल पेमेंट बैंक के जो चेयरपर्सन है वो कौन है ये भी बताएं, और जियो के चेयरपर्सन कौन है ये भी बताएं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को आप सर्च करके ज़रूर बताया करिए। इन जून 2020 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ शॉट अ टेंडर फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स एंड एजेंसीज टू लॉन्च द लार्जेस्ट IPO ऑफ विच कंपनी। जून 2020 में भारत सरकार ने किस कंपनी का सबसे बड़ा IPO लाने के लिए वाणिज्यिक बैंक और एजेंसियों से निविदा मांगी है, ठीक है। यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है। इसने जो है
कंपनी का सबसे बड़ा आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का पूरा नाम बताइए ना, कमेंट करके पूरा नाम आईपीओ को बताइए और आईपीओ एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है? ये दोनों चीज़ें बताइए। और आप अगर इन चीज़ों को सर्च नहीं कर पाते हैं ना, तो अगले कमेंट में मुझे ये बताया करें कि इसका मतलब मुझे नहीं पता, ठीक है? पूछा करिए आप और मैं उसको आंसर आपको करूँगा, ठीक है? तो आईपीओ क्या होता है ये भी बताएं और आईपीओ का पूरा नाम क्या है ये भी बताएं। तो अभी भारत सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है और किसके साथ लेगा? ये वाणिज्यिक बैंक जितने भी हैं और एजेंसियाँ जितनी भी हैं, तो ये किसके साथ कर रहा है ये काम? ये कर रहा है एलआईसी के साथ, लाइफ लाइफ इंडिया कॉरपोरेशन एलआईसी के साथ करेगा और देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा ये, ठीक है? आईपीओ को सर्च करिए, उनका पूरा नाम बताइए और क्या होता है आईपीओ ये भी बताइए। एलआईसी का हेडक्वार्टर लिखिए और एलआईसी के चेयरपर्सन कौन है ये भी बताइए। ऑन 28 जुलाई 2020 द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ, ठीक है, आईएमएफ बता चुका हूँ मैं, फंड हैज़ अप्रूव द लार्जेस्ट एवर कोविड-19 लोन 4.3 यूएस बिलियन डॉलर फॉर एमरजेंसी सर्विस टू विच कंट्री। यानी आईएमएफ ने अभी हाल ही में 28 जुलाई 2020 को किस देश को आपातकालीन सेवाओं के लिए नहीं, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे बड़ा कोविड-19 ऋण मंजूर किया है। ये क्वेश्चन मैं आपको कराया नहीं हूँ, बता चुका हूँ मैं आपको। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर करके बताइए। वो देश है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, और पूरे विश्व का मतलब सबसे बड़ा कोविड-19 कह सकते हैं कि जो इमरजेंसी पैकेज है ना, इमरजेंसी सर्विस के लिए जो है 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर ये आईएमएफ ने दिया है दक्षिणी अफ्रीका को। सबसे बड़ा है, अब तक का सबसे बड़ा ऋण है आप कह सकते हैं, या अब तक का सबसे बड़ा इमरजेंसी सर्विसेज कह सकते हैं आईएमएफ के द्वारा। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसके चेयरपर्सन कौन है ये भी आप बताइए। Researchers at the Directorate of Mineralogy, the Unit of Atomic Energy Commission of India, have recently discovered 14,100 टन ऑफ रिजर्व। भारत का जो परमाणु ऊर्जा आयोग है ना, जिसको आप लोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन बोलते हो, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ये परमाणु ऊर्जा आयोग है भारत का, कि इकाई प्रमाण खनिज निदेशालय जो हमारा मिनरोलॉजी है, ठीक है, खनिज निदेशालय है, उसके शोधकर्ताओं ने हाल ही में अभी 14,100 यानी 14,100 टन भंडार की खोज की है, ठीक है? ये कहाँ पे खोजा इन्होंने? ये खोजा है कर्नाटक में, और कर्नाटक का वो प्लेस जहाँ पे खोजा गया है उसका नाम है मंड्या, ये भी याद रखें, मंड्या, ठीक है? ये कर्नाटक का वो प्लेस है जहाँ पे ये 14,100 यानी 14,100 टन भंडार खोजा गया। काफ़ी बड़ा है ये, तो उस दृष्टि से देखिए ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये टोटल 14,100 टन है ना, टोटल खनिज प्रमाण का जो है पूरा खोजा गया है, और ये रिसर्चर ने खोजा है हमारे कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक के मंड्या में। तो ये भी ध्यान रखें, ये जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन जून 2020 द गवर्नमेंट इशू ऑर्डिनेंस टू ब्रिंग ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, ठीक है? अभी जून 2020 में सरकार ने ही जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं इंडिया के ना, उसको किस संस्था या संगठन के अधीन लाने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया है, वो है हमारा आरबीआई। अब जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है ना, वो सारे अब आएंगे किसके अंतर्गत? आरबीआई के अंतर्गत, ठीक है? आरबीआई के अंदर सारे कोऑपरेटिव बैंक आ जाएंगे। ये सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी किया है और ये जून 2020 का, ठीक है, न्यूज़ है, जून 2020 की न्यूज़ है। तो वो संस्था होगी आरबीआई। विच सेंट्रल एशियन कंट्री हैज़ बीन कन्फर्ड विथ एन ऑब्जर्वर स्टेटस इन ऑर्गेनाइजेशन इन जुलाई 2020 एट द वर्ल्ड काउंसिल जनरल काउंसिल, ठीक है? यानी जो WTO ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसकी जो जनरल काउंसिल है वो जुलाई 2020 में अभी कौन सा ऐसा देश, एशियाई देश है जो ना, मध्य एशियाई देश है, उसका एक संगठन है, ठीक है? उसमें एक ऑब्जर्वर का दर्जा प्रदान किया गया है। किसमें? WTO की जो जनरल काउंसिल है उसमें प्रदान किया गया है। वो देश कौन सा है? वो देश है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान को एक ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है। आप कह सकते हैं कि WTO का जो जनरल काउंसिल है ना, उसमें इसको ऑब्जर्वर का दर्जा प्रदान किया गया है। याद रखें, वो है तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान जो है वो मध्य एशियाई देश है। तो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल और करेंसी ये दोनों भी कमेंट बॉक्स में आप करके बताएं, क्या है उसकी करेंसी और क्या है कैपिटल। रोशनी नाडर मल्होत्रा, इंडिया रिचेस्ट वुमेन, ठीक है, ये भारत की सबसे धनाढ्य यानी सबसे रिचेस्ट वुमेन है। हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच टेक्नोलॉजी, ठीक है, विच टेक्नोलॉजी। अभी मतलब पूछा जा रहा है कि किस टेक्नोलॉजी का एक नया अध्यक्ष बनाया गया है,
जो भारत की सबसे रिचेस्ट वुमेन है, उनका नाम है रोशनी नादर मल्होत्रा, ठीक है, ये नाम याद रखें। और वो बनाई गई हैं HCL की, ठीक है। HCL का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये भी लिखें। और उसकी अध्यक्ष तो ये आपको पता ही हो गई कि ये रोशनी नादर मल्होत्रा जी हैं, और ये इंडिया की सबसे रिचेस्ट वुमेन है, ये भी ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ महापरवाना स्कीम इन जून 2020 टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्री ऑफ द स्टेट। किस राज्य सरकार के द्वारा राज्यों के उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए जून 2020 में एक योजना शुरू की है जिसका नाम महापरवाना। ये किस स्टेट के द्वारा शुरू की गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो महापरवाना है ना, ये भी याद रखें कि ये जो है नए इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए है, ठीक है। यानी उस राज्य में अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे, क्योंकि महापरवाना योजना में काफ़ी चीज़ें बताई गई होंगी उनके इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो राज्य है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र ने ये महापरवाना योजना शुरू किया है और इससे काफ़ी इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र सरकार को मिलेगा, तो उससे जो है स्टेट का एक ग्रोथ ही होगा। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये महापरवाना, याद रखें ये। हाउ लॉन्ग हैज़ इंडिया बीन सेट टू मेक टीबी फ्री अंडर द कंपेन। टीबी, ये टीबी नहीं होगा, ये टीबी होगा, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। कंपेन चलाया था उन्होंने, टीबी हारेगा देश जीतेगा, अनाउंस इन बजट 2021, ठीक है। 2020 और 2021 के बजट में अभी जो कैंपेन चलाया गया है टीबी हारेगा, ठीक है, टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये टीबी को मुक्त करने के लिए है। तो सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि हम इस सन तक, यानी इस वर्ष तक टीबी को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, पूरा टीबी ख़त्म कर देंगे। उसके लिए जो कैंपेन है, आप इसको भी याद रखें, टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये कैंपेन है। तो वो लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2025 तक। और ये कब रखा गया, अभी बजट जो जारी किया गया ना 2020-21 का, ये उसी में ये बात कही गई है कि 2020, यानी 2020 चल रहा है, यानी 5 साल में हम टीबी को इंडिया से ख़त्म कर देंगे, पूरा जीरो टीबी हो जाएगा। ये सरकार का लक्ष्य है और इन्होंने अभी बजट में अनाउंस किया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिएगा।